हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पद परिचय सीखने वाले हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि पद क्या होते हैं। जब किसी शब्द का वाक्य में उपयोग किया जाता है तब वह पद बन जाता है। जैसे घर, यह एक साधारण शब्द है, लेकिन जब हम कहते हैं मेरा घर बहुत बड़ा है तो यहाँ घर यह शब्द पद बन जाता है। अब सवाल यह उठता है कि पद परिचय क्या होता है और हम उसे कैसे पहचानते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक वैसे ही हर शब्द का भी व्याकरणिक परिचय होता है। इस परिचय को हम पद परिचय कहते हैं। इसके ज़रिए हम समझते हैं कि दिया हुआ शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है। साथ ही उस शब्द के लिंग, वचन, कारक, काल क्या है और क्रिया से उस शब्द का क्या संबंध है। तो पद परिचय समझने के लिए आपको हिंदी व्याकरण के इन सभी टॉपिक्स को समझना ज़रूरी है। अगर आपको इसमें से कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो इन सभी के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। पदों के कितने प्रकार होते हैं? तो पद के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। आइए अब इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा का पद परिचय देखते हैं। संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताता है। संज्ञा का पद परिचय करते समय हम संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध बताएंगे। हम इसे उदाहरण लेकर समझते हैं। राकेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राकेश और पुस्तक ये 2 संज्ञाएं हैं। सबसे पहले हम राकेश का पद परिचय लिखते हैं। राकेश कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राकेश पुल्लिंग है, एक वचन है और राकेश कर्ता कारक है। कर्ता कारक है, कर्म कारक है, यह पहचानने के लिए आपको कारक के भेद आने चाहिए। जो काम करता है वह कर्ता कारक होता है। तो इस वाक्य में राकेश पढ़ने का काम कर रहा है तो राकेश कर्ता कारक है। राकेश पढ़ता इस क्रिया का कर्ता है, मतलब एक्शन करने वाला है। पुस्तक यह जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक स्त्रीलिंग है, एक वचन है। जब पुस्तक के आएगा तब बहुवचन होगा और कर्म कारक है। साथ ही कर्म किस क्रिया का है? तो पढ़ता इस क्रिया का कर्म पुस्तक है। तो यह हो गया संज्ञा का पद परिचय। अब बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम के पद परिचय में हमें सर्वनाम का प्रकार पुरुष सहित मतलब उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक है, ये भी लिखना है। साथ ही उस सर्वनाम का लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध लिखना है। यह उसकी कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। इस वाक्य में यह, जिसे, कोई, ये 3 सर्वनाम शब्द हैं। हम इनके पद परिचय समझते हैं। यह शब्द सर्वनाम के कौन से प्रकार में आता है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। साथ ही अन्य पुरुषवाचक है, मतलब थर्ड पर्सन है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। साथ ही यह इस शब्द का संबंध किससे है? तो कार से है। यह कार, सर्वनाम के सभी भेदों की वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब हम जिसे इस शब्द का पद परिचय देखते हैं। जिसे यह संबंधवाचक सर्वनाम है, साथ ही स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्म कारक है। जिसे कोई चुरा कर ले गया, इस वाक्य में अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि किसे चुरा कर ले गया, तो उसका उत्तर मिलता है जिसे। तो जिसे यह शब्द चुरा कर ले गया इस क्रिया का कर्म है। वैसे ही कोई यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और पुल्लिंग है, एक वचन है। अब हम विशेषण शब्द का पद परिचय देखते हैं। विशेषण वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण के पद परिचय में हमें विशेषण का प्रकार या भेद लिखना है, अवस्था, साथ ही उसका लिंग, वचन लिखना है। इसके साथ ही हम उस विशेषण का विशेष क्या है वो लिखेंगे और विशेष्य के साथ उसका संबंध भी लिखेंगे। पहले हम यह वाक्य समझते हैं और उसके बाद अवस्था क्या होते हैं वो समझते हैं। ये 3 घड़ियाँ बहुत कीमती हैं। इस वाक्य में 3 और कीमती ये 2 विशेषण शब्द हैं। 3 यह संख्यावाचक विशेषण हैं। अब हम यहाँ सवाल पूछ सकते हैं कि यह संख्यावाचक क्यों है, परिमाणवाचक क्यों नहीं है? क्योंकि
3 यह परिमाणवाचक में भी आता है। तो 3 शब्द यहाँ घड़ियों के लिए आया है और घड़ियाँ हम 1, 2, 3, 4 में गिन सकते हैं, इसलिए 3 यह संख्यावाचक विशेषण है। 3 शब्द पुल्लिंग है और बहुवचन है। इस विशेषण का विशेष्य घड़ियाँ हैं क्योंकि 3 शब्द घड़ियों के लिए आया है। कितनी घड़ियाँ हैं? तो 3 है। कीमती यह शब्द गुणवाचक है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और इसके मूल अवस्था में है। यहाँ कीमती का पद परिचय देते वक्त मूल अवस्था लिखा है, तो विशेषण की मूल अवस्था क्या होते हैं, साथ ही उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, ये क्या होते हैं, इन्हें हम एक एक उदाहरण लेकर समझेंगे। मूल अवस्था मतलब पॉजिटिव डिग्री। मूल अवस्था में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का सीधा वर्णन किया जाता है। जैसे गंगा नदी लंबी है, यहाँ सीधा वर्णन किया गया है। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, यह कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे गंगा नदी यमुना से लंबी है, इस वाक्य में गंगा और यमुना की तुलना की गई है। उत्तम अवस्था में किसी विशेषता का सर्वोच्च स्तर दिखाया जाता है, इसे इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे गंगा नदी सभी नदियों में सबसे लंबी है, यहाँ गंगा नदी की तुलना अन्य नदियों से नहीं की गई है, बल्कि बताया है कि गंगा नदी सबसे लंबी है। अब हम क्रिया के पद परिचय के विषय में समझते हैं। क्रिया वह शब्द होता है जो हमें बताता है कि कोई काम हुआ है या हो रहा है या होने वाला है। क्रिया के पद परिचय में हमें क्या लिखना है? तो क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, साथ ही क्रिया का कर्ता और कर्म कौन है ये भी लिखना है। अगर आप इसमें से सभी पॉइंट्स नहीं लिख सकते हैं तो जितने आते हैं उतने लिखिए। धातु क्या होता है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इन सभी के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। मोहन ने अजय को मारा, इस वाक्य में मारा यह क्रिया है, मारा यह सकर्मक क्रिया है। क्रिया सकर्मक है या आकर्मक है यह हम कैसे पहचानेंगे? तो हम क्रिया को किसे यह प्रश्न पूछेंगे। मोहन ने किसे मारा? तो अजय को मारा। तो इस वाक्य में अजय यह कर्म है, तो यह सकर्मक क्रिया हो गई। साथ ही मारा शब्द पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है। मारा यह भूतकाल में है। मारा क्रिया का कर्ता कौन है, मतलब मारने वाला कौन है? तो मोहन है। और कर्म कौन है, किस पर एक्शन हो रही है? तो अजय पे हो रही है। तो मारा इस क्रिया का कर्ता मोहन है और कर्म अजय है। हम इसका और एक वाक्य देखते हैं। हर्षिता निबंध लिख रही है, यहाँ लिख रही है ये क्रिया है। लिख रही है में 3 क्रियाएं हैं, लिखना, रहना और होना। तो लिख रही है यह संयुक्त क्रिया है। साथ ही स्त्रीलिंग है, एक वचन है। इसमें धातु लिख है, जहाँ है आता है वहाँ वर्तमान काल होता है, तो इसका काल वर्तमान काल है। लिखने का काम करने वाले कौन है? तो हर्षिता है। तो इस वाक्य में क्रिया का कर्ता हर्षिता है और कर्म निबंध है। क्या लिख रही है? तो निबंध लिख रही है। और अंत में बात करते हैं अव्यय की। अव्यय शब्द के 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण का पद परिचय लिखते वक्त हम क्रिया विशेषण के भेद लिखेंगे। भेद कौन से हैं? तो रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो हमें दिया हुआ शब्द इनमें से कौन से भेद का है यह लिखना है। और चूंकि क्रिया विशेषण किसी क्रिया की विशेषता बताता है, तो हमें वह क्रिया भी लिखनी है कि कौन से क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। उदाहरण देखते हैं। मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। इस वाक्य में 2 क्रिया विशेषण अव्यय है, भीतर और धीरे धीरे। क्योंकि भीतर शब्द स्थान बता रहा है, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। भीतर यह शब्द कौन सी क्रिया के लिए आया है? तो बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता भीतर शब्द बताता है। बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे, तो यहाँ धीरे धीरे शब्द बता रहा है कि कैसे पढ़ रहे थे, तो काम कैसे हो रहा था। यह शब्द जो बताता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। और पढ़ रहे थे इस क्रिया की रीति की विशेषता, मतलब काम कैसे हो रहा है, यह बता रहा है। तो हमें अव्यय में सिर्फ उसके भेद और किस क्रिया की विशेषता बता रहा है इतना ही लिखना है। संबंध बोधक के भेद बताने हैं
और किस संज्ञा या सर्वनाम से उस अव्यय का संबंध है यह बताना है। पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी थी। के नीचे यह संबंध बोधक अव्यय है। के नीचे यह शब्द पेड़ और चिड़िया इनके बीच का संबंध बताता है। समुच्चय बोधक अव्यय में हमें भेदों का उल्लेख करना है और साथ ही वह अव्यय किन पदों को जोड़ता है उनका भी उल्लेख करना है या लिखना है। इसे हम उदाहरण के साथ समझते हैं। तुम कॉपी और किताब ले लो, लेकिन फाड़ना नहीं। और समुच्चय बोधक अव्यय है, पर यहाँ हमें इसका भेद भी लिखना है, तो इसका भेद समानाधिकरण होगा और यह शब्द कॉपी और किताब इन दो शब्दों का संबंध करने वाला है। लेकिन यह शब्द भेद दर्शक या विरोध दर्शक है। तुम कॉपी और किताब ले लो, यह एक वाक्य है, और फाड़ना नहीं यह दूसरा वाक्य है। इन दो विरोध दर्शक वाक्यों को लेकिन यह शब्द जोड़ता है, तो लेकिन यह भेद दर्शक या विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय है। और अंत में हम विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय देखते हैं। इसमें हमें भेदों का उल्लेख करना है और साथ में भाव लिखना है, मतलब कौन से इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है यह लिखना है। पहला वाक्य है, वाह कितना सुंदर बगीचा है। इस वाक्य में वाह विस्मयादि बोधक अव्यय है और यह किस भाव को बता रहा है, तो हर्ष, उल्लास, खुशी दिखा रहा है। अगला वाक्य है, ठीक मैं रोज आऊँगा। इस वाक्य में ठीक यह विस्मयादि बोधक अव्यय है और यह कौन से भाव दिखा रहा है, तो स्वीकार का बोध दिखा रहा है। ठीक में हमें कोई चीज़ स्वीकारने का पता चल रहा है, तो यह स्वीकार बोधक है। तो दोस्तों हमने पद परिचय उदाहरण के साथ समझे हैं। यहाँ आपके लिए एक अभ्यास है और इस अभ्यास में हमने हर भेद का एक एक उदाहरण दिया हुआ है। इसके उत्तर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप इसके उत्तर लिखिए और फिर डिस्क्रिप्शन में से चेक कीजिए कि आपने सही लिखा है या नहीं। तो दोस्तों यह था पद परिचय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।